नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वहां पे केवल और केवल कंपनी की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग उसके बिजनेस मॉडल को जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट हम लोग इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, आखिर जो कारोबार है उस कारोबार से कितनी कमाई करती है और कमाई में कितने की सेविंग करती है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि क्या मार्केट में निवेशकों के अंदर इस कंपनी को लेकर के स्टॉक का ट्रेंड कहां तक बना पाती है, ट्रेंड कहां किस रफ्तार में है, क्या ट्रेंड लगातार डाउन ट्रेंड की बात शामिल करती है या अप ट्रेंड की बात को शामिल करती है, या मार्केट में सेम रेंज में लगातार बनी हुई दिखती है, या कुछ और भी आंकड़ा तो नहीं बताती। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के नाम से पता चलता है कि ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और कंपनी की यदि डील की बात किया जाए, इनके बिजनेस मॉडल को देखा जाए, इनके प्रोडक्टिविटीज में जो आती है फॉर्मुलेशन और एपीआई की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जहाँ पे कहती है जो इमर्जिंग मार्केट हो, रेगुलर मार्केट हो, इसके अलावा एपीआई के अंदर इनके पास चाहे वो सफल्स ओरल्स हों या फिर इंजेक्शंस हों या फिर वेनेटिज प्रोडक्ट की बात शामिल करती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहते हैं कि इनका जो आर एन डी कैपेसिटीज की बात भी इन्होंने सामने रखा है, जहाँ भी आर एन डीज के अंदर कहते हैं कि न्यू ड्रग्स रिकवरीज को लेकर के, प्री क्लिनिक रिसर्च को लेकर के, या नोवेल ड्रग्स डिलीवरी का हो, बायोटेक रिसर्च का हो, ये सभी चीज़ों में कंपनी कारोबार करती देखी गई है। और ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी आर एन डी तो करती ही करती है। चलिए फिलहाल आप लोग देख पाएंगे कि स्टॉक में भले ही 5% 10% गिरावट हो, चलता हो फिरता हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बिजनेस मॉडल यदि ठीक ठाक है तो कल वो भी सस्टेनेबल हो सकती है और कल के बाद वो फ्यूचरिस्टिक्स क्रिएट हो सकती है, या सब कुछ अच्छा नहीं है तो मार्केट फिर उसको नकार भी सकती है। जहां बुक वैल्यू के मुताबिक 542% की हाइक क्रिएट कर चुकी है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफी बेटर रहा है, और हायर से लोअर की आप प्राइस को देखेंगे तो ये सीधा सीधा यदि अवलोकन करें बिना कोई चार्ट ग्राफ को देखे हुए, तो ये कह सकते हैं कि ये होती है करीब करीब कितना, करीब करीब 3,000 इसको मान लेते हैं। और 3,000 के साथ साथ यदि इसकी स्टॉक प्राइस को फिलहाल देखें तो ये लगता है कि जो बीच का 5-1500 के आसपास का जो प्राइस थी उससे गिरता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या गिरता हुआ दिख रहा है या मार्केट इसके गिरने के बाद मार्केट रिवर्सल ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा यदि आरओई आरओसी का सवाल देखें तो करीब 9% के आसपास है, प्रमोटर का कंट्रोल अच्छा खासा है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता है, तो वहीं पे इस बिजनेस मॉडल से कंपनी नेट इनकम मार्जिन करीब 13% की सेविंग करती है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड करने के बाद जो कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है उसके परसेंटेज वाइज निकाला जाए तो ये आंकड़ा साझा कर। अब सवाल आता है कि डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर ये 4 पॉइंट को लेकर के, जहां पे सेल्स वर्सेस ऑपरेटिंग, यदि ये सितंबर तक का रिजल्ट होगा तब तो ये हमारे लिए रिलेवेंट होगा, अदरवाइज हमारे लिए इरिलेवेंट की बात शामिल कर। यदि स्टॉक पी के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक बिल्कुल ओवर वेटेज की बात को, नंबर को शामिल करती है। जो कंपनी ऑर्चिड्स फार्मास इज अ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती रही, जहां पे डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट की बात कहती है, जिसको हम एपीआईज कहते हैं, फिनिशिंग डोजेस की बात कहती है, जो इंजेक्शन और डोज बनती है उसको लेकर भी कंपनी का कारोबार रहा है। लेकिन यदि हम मार्केट की ट्रेंड को देखें, इसको कहते हैं मार्केट की ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड कैसा रहा, ट्रेंड जानने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि साथ टेक्निकल ग्राफ के बेसिस पे आप इसको अवलोकन कर सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमको कोई भी इंडिकेटर्स का, न कोई टेक्निकल चार्ट की यूज करने की कोशिश करें। ये सिंपल है और यहाँ पे ट्रेंड ये कहता है कि सिंपल पिछले एक महीने में जो इनका ट्रेंड रहा वहां पे देखने को ये मिली कि बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा गहराती निकल के आई यहाँ के बाद, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक जो मार्केट रहा उसमें जो खरीदारी की रेस थी वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ज्यादातर लोग खड़ी बिकवाली के प्रेशर से जूझते दिख रहे हैं, पर इसकी वैल्यूएशंस में काफी ज्यादा कमी आई है। तो इसके लिए दो सवाल आ जाती है कि सर जी हम इसके लिए टारगेट कहाँ लगाएं और दूसरा हम एसएल कहाँ बुक करें।
दोस्तों इसका भी प्रॉपर जवाब मिलेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्क फैक्टर है, उसको दोनों सबको एक साथ मिला जुला करके हम जानने की कोशिश करें। रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा के मुताबिक देखा जाए तो सितंबर तक का रिजल्ट यहाँ पे था। क्या कंपनी ने कुछ अपडेट दिया है दिसंबर के रिजल्ट को लेकर के? तो उन्होंने कहा है कि शेड्यूल किया था मीटिंग को लेकर के, जो 6 फरवरी को उन्होंने इन्वेस्टर्स मीटिंग को लेकर के अपडेट दिया था। वो कब का इसका अपडेट की बात कहती है, उन्होंने जिक्र करती देखी गई कि इन्होंने 6 फरवरी को एक इंटीमेशंस देती है और ये कहती है कि इनका जो मीटिंग है वो करीब करीब 12 फरवरी को होने वाला है, अर्थात 2 दिन के बाद। तो ये एक इनकी डायरेक्शन से, जहां पे आप क्या इसको कहते हैं, जो इसको कहते हैं कानों कान खबर हो जाना। ये लगता है कि शायद वहां पे कुछ बड़ी हलचल हो सकती है, तानातानी हो सकती है, तो शायद मार्केट में गिर जाओ। कंपैरिजन भी करेंगे, उससे पहले इनकी इन पॉइंटों को देखते हैं तो ट्रेंडिंग कैसा रहा है। इसकी ट्रेंडिंग देखिए नंबर वाइज, तो लगातार अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ रहा है। सेल्स ग्रो में इसमें गिरावट भी रही है और जंप भी रहा है। ऑपरेशंस में लेकर के अच्छी खासी जंप करती देखी गई, तो प्रॉफिटेबिलिटीज का परसेंटेज अच्छा खासा होगा। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा सताती नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। तो अगला पहलू कहता है कि इनको लेकर के यदि आप देखेंगे तो सेल्स का ट्रेंड अप ट्रेंड जाहिर करता है, तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ी है। स्टॉक प्राइस मार्केट में गिरती हुई और चलती हुई दोनों सिचुएशन से हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको सपोर्ट देने के लिए तैयार। मतलब चारों एक ही डायरेक्शन से चल रही है। तो स्टॉक प्राइस में भले 5% गिरावट हो, 10% हो, 20%, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सिचुएशन कहता है रिस्क फैक्टर को लेकर कि कंपनी में कल 3 महीने की रिस्क फैक्टर है, कंपनी में कर्ज नहीं के मुताबिक है, लेकिन यहाँ 165 करोड़ की कर्ज के हिसाब से आप देखेंगे तो ये कहता है कि इनके पास 14 करोड़ का आसपास की पे आउट रही है। अर्थात 165 करोड़ में 14 करोड़, सोचिए कितना परसेंट के आसपास इनकी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट की बात कहती है। यदि कंपनी में हम निवेशकों के इंटरेस्ट को जानने से पहले पीयर्स को कंपेयर करें, जहां सन फार्मा, सिप्लास, मेन काइफार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन्स, जैदू जैसे कंपनी शामिल है, वहीं पे इन कंपनियों में पी रेशियो के मुताबिक देखें तो बहुत ज्यादा रेश बनी पड़ी है। जबकि कैश मार्केट प्राइस के मुताबिक देखा जाए तो मार्केट में रेश क्या है, नियर अबाउट द सेम है, जैसे कि सन फार्मा और बाकी सारी कंपनियों में रहा है। नेट इनकम मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो कुछ कंपनियों के आगे तो इनका धाराशाही से गिरता दिखता है। लास्ट 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक कहता है 13%, तो सन फार्मा जैसे कंपनी 22% से ज्यादा की ग्रोथ को क्रिएट करती देखी जाती है। ये ग्रोथ किस लिए कहते हैं, क्योंकि यही जो पैसे हैं, यही पैसे तो रिजर्व में ट्रांसफर होगा जब आप प्रॉफिट कमाएंगे तो। जबकि कंपनी में ये दायरा कहती है कि एफआईडीआई की जो होल्डिंग है लगातार बनी पड़ी है। आम निवेशक के पास से होल्डिंग किसने खरीदा, एफडीआई ने खरीद के रखा। कब, अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में। लेकिन यहाँ पे आप सिचुएशन को समझिएगा, और यहाँ पे भी लगातार मार्केट में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। तो क्या लगता है कि बिकवाली कौन कर रहा है, कौन खरीद रहा है? निवेशकों का तादाद संकुचित होता जा रहा है। तो वहीं पे रिस्क और रिटर्न को आपस में कंपेयर करेंगे तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा की बात कहती है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। हमने पहले कहा कि जो इनका इनका टैक्स रेट है वो भी थोड़ा सा हाई की बात कहती है, इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा हाई की बात कहती है। प्रमोटर कंट्रोल जो कम हुआ है उसमें कोई चिंता की बात नहीं, कि अभी भी कंट्रोल इनके पास करीब 70% के आसपास रखी दिखती है। तो आखिर लास्ट में सवाल क्या बनती है, कंपेयरिंग करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें यदि आप स्टॉक परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपेयर कर दे, जिसमें कि सन फार्मा हो, सिप्ला हो, मैनकाइंड फार्मा हो, तो पिछले 1 साल में जो कंपनी में खरीदारी और बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है, उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी कंपनी में खरीदारी रहा तो उसी कंपनी में रहा, और सीड्स फार्मास के अंदर। जबकि सन फार्मा जैसे में केवल 12% खरीदारी रही। तो इसी रफ्तार से जब गिरावट भी हुई होगी पिछले 1 महीने में, तो सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ पड़ी थी, इसी में पड़ी थी। जब कहते हैं जब कोई चीज तेजी से वायरल होती है तो तेजी से डिक्लाइन भी हो जाती है, उतनी ही तेजी से। तो ये इनका डायरेक्शन की बात कहती है। कंपेयर करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें पीयर्स को लेकर के
ये भी हो सकता है कि रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर किया जा सकता है, कैपिटल मार्केट कैप के बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस पे कंपेयर किया, कई सारे तरीके है, कई सारे एंगल्स पूछ। लेकिन जो जो बेस सवाल होती है, सवाल ये होता है कि सर टारगेट क्या है और एसएल कहाँ लगाएं। इसके लिए सिंपल सा दोस्तों जवाब है कि सबकी खरीदारी अलग अलग रेटों पे होती है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका खरीदारी आपने इस रेट पे किया, क्योंकि मैं कोई आपको खरीदारी और बिकवाली का कभी एडवाइस देता नहीं हूं। तो टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। जितनी आप एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं, यदि प्रॉफिट पोर्टफोलियो में बनती जाए ट्रेंड के मुताबिक, तो आपको प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। और एसएल के सिचुएशन तब होगी जब आपकी कैपिटल लगातार नुकसान की तरफ इशारा देती हो, ट्रेंड आपके विपरीत चलती हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहीं देखिए, यहाँ से जिन लोगों ने यह रखा है वो आज भी रिस्क फैक्टर के साथ बने हुए हैं या एसएल के साथ निकले हुए हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब पहलू को हमने जानने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर, क्योंकि दोस्तों वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।